हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उसकी एलिजिबिलिटी का स्टेटस अपडेट हो गया है। ये स्टेटस पहले भी अपडेट हुआ था, लेकिन उसके बाद जिन लोगों का ऑब्जेक्शन था वो ऑब्जेक्शन के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, वो मांगे थे एमओडी ने, और जिन लोगों ने वो अपडेट किए थे तो उनका भी स्टेटस अपडेट हो गया है। तो करना अपने ये है www.recruitment.com.pk के ऊपर जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ अपडेटेड कैंडिडेट आफ्टर क्वेरी जो है वो आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना CNIC विद डैश डालना है, विद डैश। ठीक है, जैसे ही CNIC विद डैश डालोगे और आप उसको सर्च करोगे तो आपके पास जो है वो एलिजिबिलिटी स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा राइट कॉर्नर पे कि आइदर यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, और जो भी ऑब्जेक्शन है आपका वो भी आ जाएगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वारी है तो वो यहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट अस में जाके यहाँ पे आप सारी कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हो। ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ये ईमेल दिया हुआ है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात कर लेते हैं। स्क्रीनिंग के लिए जो है वो नेगेटिव मार्किंग का मैंने बताया था कि 0.25 मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट होंगे हर नेगेटिव मार्क्स जो है वो आपका जब आप गलत आंसर दोगे उसके ऊपर। और फिर जो है वो आपका जो भी जो ओवरऑल, क्योंकि ये कंपैटिटिव एग्ज़ाम है तो जो फाइनल जो लिस्ट बनेगी ऊपर मेरिट की जो कट ऑफ होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि पेपर का जो है वो पैटर्न कितना मुश्किल था, या जो सिलेबस था, या जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। उस हिसाब से जो है वो आपके मार्क्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितने होंगे। तो कोई रफ़ आइडिया नहीं दिया जा सकता कि 200 मार्क्स हैं तो 200 में से 100 वाला जो है वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंडली जो है जब स्क्रीनिंग का आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो डिस्क्रिप्टिव का चांस है कि बहुत ज़्यादा टाइम उसके दरमियान में नहीं होता, स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव के बीच में। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव की भी साथ साथ तैयारी कर लें स्टार्ट, क्योंकि स्क्रीनिंग का जो फेज़ है वहाँ पे जो है अगर 1:20 है, यानी एक पोजीशन के लिए 20 बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं अगर वो स्क्रीनिंग में, तो वो आगे जाके 1:10 हो जाता है। ठीक है, तो 10 बच्चे वहाँ पे फिर फर्दर जो है वो कम हो जाते हैं। तो अगर आपकी स्क्रीनिंग की तैयारी हो गई है तो आप डिस्क्रिप्टिव की स्टार्ट कर दें, और अगर स्क्रीनिंग की तैयारी नहीं हुई है तो उसके ऊपर फोकस करें ठीक से। बाकी सिलेबस के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सरप्राइज़ देती है आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी जो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। होपफुली आप लोगों के लिए वो भी फ़ायदेमंद होंगी। आप चैनल पे जाके जो है वो पूरी जो इसकी मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है, पूरा प्रोसेस भी डिस्कस किया हुआ है, तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो जो भी आपके सवाल हैं उनका जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर एनालिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट आता है, उसके लिए मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड हैं। उसमें डिफरेंट हर एंगल से पूछे जाने वाले जो सवालात हैं उनके हवाले से अलग अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो वो 5-6 कैटेगरीज आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। अगर वो तैयार कर लेते हैं आप तो काफ़ी हद तक चांस है कि आप एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो कर लेंगे। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको वहीं पे होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और अगर आप उसमें टाइम ज़्यादा ले लो तो आपकी बाकी MCQs जो हैं वो फिर छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको एनालिटिकल रीजनिंग में करनी होती है, और आपने उसको इस तरह से करना होता है कि आपका बाकी का पेपर भी कंप्लीट हो जाए और ये भी हो जाए। देन इसके बाद आपका साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और जिसको साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम भी कहते हैं। फिर आपका जो है वो